हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्शन। पिछली वीडियो के अंदर हमने एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कवर किए एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि सिस्टमेटिक पोजीशन, अक्रेंस, स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी को भी हमने कवर किया था। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन किन मेथड्स के द्वारा एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर या 5 नंबर में, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा। यानी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपसे, मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करता रहूँगा कि कहाँ से और किस किस तरह से आपको नोट डाउन करना होगा और किस किस तरह से आप लोग थ्योरी को लिखेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के अंदर दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन पूछा जाए, मतलब स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ना पूछ करके डायरेक्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आता है, तब आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मेंशन करना होगा। लेकिन यदि आपसे डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम कवर करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो निम्न मेथड से होता है। सबसे पहला मेथड है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ द ओल्डर रीजन। इसे कहा जाता है मोस्टली डेथ एंड डिके मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये जनरली सभी ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। इस मेथड में थैलस के जो पुराने वाले भाग होते हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, वो उनका सीक्वेंस वाइज क्रमशः उनकी मृत्यु होती चली जाती है। वो जो है धीरे धीरे उनका डेथ होता चला जाता है, और जिससे कि जो आगे वाला जो भाग है, जो एपिकल रीजन है, उसके लोब्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, मान लीजिए ये थैलस है, राइट, कुछ इस प्रकार से थैलस है। अब इससे क्या होगा, ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इस तरह से डैमेज होता चला जाता है। तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो लोब्स, ये वाला लोब्स और ये वाला लोब्स सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये अलग थैलस को बना लेता है आगे चल करके ग्रो करके, और ये अलग थैलस को बना लेता है। इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ द ओल्डर रीजन, राइट। तो इस प्रकार से एक थैलस से दो थैलस बन जाते हैं। नंबर सेकंड मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बाय गेमी फॉर्मेशन। इस मेथड में कुछ स्पीसीज जैसे कि एंथोसिरोस ग्लैडुलोन्स में थैलस के ऊपर एक गेमी बन जाता है, जो कि सेपरेट होकर के एक नए थैलस को जन्म देती है। इसके बाद आता है नंबर थर्ड मेथड बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। कभी कभी कुछ स्पीसीज जैसे कि एंथोसिरोस ट्यूबरोसस आदि में अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि परिस्थितियां जो होती हैं वो प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने के लिए ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर अगेन वो जर्मिनेशन करते हैं और एक नए थैलस को, एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो हमने अभी तक एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स देखे। इसके बाद एक और है जो कि स्पेसिफिक मेथड है, वो है बाय परसिस्टेंट एपिसिस। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ स्पीसीज जैसे कि एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोस पर्सिनोई आदि में प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जो जो इस प्लांट को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, वे चीज़ें उपलब्ध ना हो, तो उसे उस कंडीशन में क्या होगा, वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा उसके लिए। अनफेवरेबल पीरियड्स यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से वर्धनशील अग्र, यानी कि ग्रोविंग अपेक्स को छोड़ करके पूरा थैलस डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब ये जो ग्रोविंग अपेक्स है, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, एक नए थैलस में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में यदि पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी विकसित होता है और ओगैमस टाइप का होता है। ओगैमस टाइप मतलब इसमें जो फीमेल और मेल जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स इमोबाइल गैमेट्स होती है, लार्ज होती है, और जो मेल गैमेट्स होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, जैसे कि एंथ्रोजोइड्स, राइट। तो यह निश्चित
सेक्स ऑर्गन्स की हेल्प से, जैसे कि एंथ्रीडियम व आर्चिगोनियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर एंथ्रीडियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर आर्चिगोनियम होता है। इन्हीं के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंथोसिरोस के थैलस प्राय जो होते हैं वो होमोथैलिक यानी मोनोसियस होते हैं। जनरली जो एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के थैलस हैं वो होमोथैलिक और मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का क्या मतलब, यानी एक ही प्लांट पर, सेम प्लांट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है मोनोसियस थैलस, राइट। लेकिन कुछ जातियां, कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो डायोसियस भी होती है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पर भी पाए जाते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली मोनोसियस होती हैं। इनमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो विकास है वो एंडोजीनस होता है तथा थैलस के डोर्सल सरफेस से धसे एम्बेडेड रहते हैं। इसकी बाइसेक्सुअल स्पीसीज प्रोट्रेंडरस होती है। प्रोट्रेंडरस का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो जल्दी मेच्योर हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कंपैरिजन में, अर्थात इसमें जो एंथ्रीडियम का विकास होता है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में, जो कि आपको एग्जाम पेपर में भी बनाना होगा और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना होगा। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम होता है, जो कि गेमेटोफाइट थैलस के डोर्सल सरफेस से सुपरफिशियल सेल के द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखेंगे, ये ए डायग्राम है जिसमें आपको एंथ्रीडियल स्टॉक दिखाई देगी। ये है, इसमें प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स इसमें दिखाई देंगे, और ये है वाल इनिशियल। डायग्राम बी में आप देखेंगे तो इसमें एंथ्रीडियल चैम्बर्स भी दिखाई देगा, एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स भी दिखाई देंगी, और ये इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं एंड्रोगोनियल सेल्स, राइट। एंथ्रीडियल वाल भी इसमें मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट, ये डायग्राम जो सी आप देख रहे हैं इसमें एंथ्रीडियम का डेhiscence हो चुका है। डेhiscence यानी स्फुटन होने से इसमें एंथोजोइड्स निकलते हैं, जो कि एंथोजोइड्स का डायग्राम आप लोग डी में देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है और यही मेल गैमेट होता है और जाकर के फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम का भी आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये भी आपको एग्जाम पेपर में बनाना है। ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे और अच्छे से ड्रॉ करने होंगे। ये इसमें कवर सेल्स दिखाई गई है, इसमें वेंटर कैनाल सेल्स है और ये इसमें नेक कैनाल सेल्स है, और ये पूरी तरह से डेवलप और प्रिपेयर पूरी तरह से, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, ये म्यूसिलेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एग सेल तैयार है। यहाँ से जो एंथोजोइड्स होते हैं वो आता है, एंटर करता है और जाकर के एग से फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद ही डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट, आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैच्योर एंथ्रीडियम जो होता है वो नारंगी कलर का होता है और स्फेरिकल होता है, और स्टोक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि जैकेट लेयर द्वारा घिरी रहती हैं। इसमें बहुत से एंथ्रोजोइड्स होते हैं। मैच्योर स्टेज में एंथ्रीडियल चैम्बर की रूफ फट जाती है, जिससे कि मैच्योर एंथ्रीडियम बाहर निकलते हैं। एंथ्रीडियम की वाल पानी को शोषित करके उसको एब्जॉर्ब करके टूट जाती है, जिससे कि एंथ्रोजोइड्स फ्री हो जाते हैं। अब ये जो एंथ्रोजोइड्स है यही जाकर के फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है। अब हम थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। एंथोसिरोस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनिया होती है, इसे हम बोलते हैं आर्चिगोनिया। थैलस के डोर्सल सरफेस में ये एम्बेडेड रहते हैं। इस टाइप से मैच्योर आर्चिगोनियम एक फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक लंबी नेक तथा फूला हुआ एक वेंटर होता है। कैनाल सेल्स तथा ढक्कन कोशिकाएं यानी कि कवर सेल्स होती हैं, तथा वेंटर में वेंटर कैनाल सेल्स व एग सेल्स होता है। ये अंडधानी सदैव थैलस के अंदर धसी रहती है। एंथोसिरोस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइटा के फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है। आर्चिगोनियम के मैच्योर होने पर जो नेक कैनाल सेल्स हैं, वेंटर कैनाल सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती है, नष्ट होकर के एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड बन जाते हैं, तथा कवर सेल्स पृथक होकर के खुला रास्ता बना देते हैं और एंथ्रोजोइड्स स्विमिंग करते हुए नेक में आ जाते हैं। अब नेक में आते ही इनमें जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो नेक में प्रवेश करके एग सेल से जाकर फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में मिल करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद अब आपको एक्सप्लेन करना होगा स्पोरोफाइट के बारे में। एंथोसिरोस की जो स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है वो जाइगोट कहलाती है। अब चूंकि जाइगोट तक हम पहुंच चुके थे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन चुका था, अब यहाँ पर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल क्या है? जाइगोट। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या फिर बाहर से अगर कोई वाइवा आता है वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट अथवा स्पोरोगोनियम लंबी एवं पतली स्ट्रक्चर होती है, जो कि गेमेटोफाइट थैलस के ऊपर पाई जाती है। ये 2 या 3 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक स्पोरोफाइट एक बेसल बल्बस फूट तथा सिलेंडर इरेक्ट सिलिंड्रिकल कैप्सूल होता है। इसमें सीटा वही होता है, परंतु फूट और कैप्सूल के बीच कोशिकाएं जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक जोन बनाती हैं।
यदि फुट गेमेटोफाइट थैलस में एम्बेडेड रहता है तथा पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है तो इसका मुख्य कार्य गेमेटोफाइट में खाद्य पदार्थ शोषण करके कैप्सूल में पहुंचाना होता है। यानी वो न्यूट्रिशन जो होता है, जो खाद्य पदार्थ है, उसको शोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये कैप्सूल में पहुंचाता है। एंथोसिरोस की कैप्सूल की स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है। इसमें मध्य भाग में एक स्टेराइल कोलुमेला होता है जिसका कार्य कैप्सूल को मैकेनिकल सपोर्ट, स्पोर्स के विकिरण में यानी कि डिस्पर्सल में सहायता करता है और कंडक्टिंग टिश्यू की भांति काम करता है। कोल्यूमेला के बाहर स्पोर्स व सीडोइलेटर्स होते हैं तथा बाहर की ओर 5 से 6 सेल मोटी भित्ति होती है जिनमें बाहरी भित्ति एपिडर्मिस होती है जिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ सेल्स में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अभी मैं आपको स्पोरोफाइट का डायग्राम दिखा रहा हूं जिसे आप लोगों को एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यही डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में भी बनाएंगे। 5 नंबर में कई बार स्पोरोफाइट को अलग से भी पूछा जाता है। ये एंथोसिरोस स्पोरोफाइट का एक वर्टिकल सेक्शन है जिसमें आप देखेंगे ये थैलस है, ये इसमें फुट दिखाई दे रहा है, ये इसमें मेरिस्टेमेटिक जोन दिखाई दे रहा है, ये इसमें इन्वोल्यूकर है एंड इलेटर मदर सेल्स, स्पोर वाल, स्पोर टेट्राड और इलेटर्स इसमें दिखाई देंगे। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड लिब्रेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि कैप्सूल का डेहिसेंस होता है और स्पोर्स जो होता है वो उनका लिब्रेशन यानी विकिरण होता है, राइट। कैप्सूल मैच्योर होने पर शुष्क यानी कि ड्राई तथा भरे हुए काले रंग का हो जाता है। स्यूडो इलेटर्स जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण कैप्सूल की जो भित्ति है वो कोल्ड हो जाती है तथा भित्ति के फटने से स्पोर्स कैप्सूल से विमुक्त हो जाते हैं तथा वाइंड करंट यानी कि हवा के द्वारा दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल्स कैसे होता है। इसके बाद आप लोग चाहें तो गेमेटोफाइट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेमेटोफाइट में आपको क्या लिखना है, कैसे गेमेटोफाइट दोबारा से बनती है। एंथोसिरोस के गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल स्पोर्स होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये स्पोर्स जो होते हैं वो हवा के द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब यही स्पोर गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल का काम करते हैं। इसका प्रत्येक स्पोर जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होगा, 2 लेयर्ड वाल वाला होता है और इसमें एक्साइन व इंटाइन होती है। या बाहरी जो वाल होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं और जो अंदर की वाल है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। इसमें रंगहीन प्लास्टिड ऑयल ड्रॉप्स होते हैं और फूड मटेरियल भी पाए जाते हैं। अब इसी से गेमेटोफाइट बन जाता है। इसके बाद आप लोग स्यूडोलेटर्स और कोलुमेला पर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ तक आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा जिसमें आप लोग डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल ऑफ लिबरेशन ऑफ स्पोर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और गेमेटोफाइट को भी, यहाँ तक कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना होगा। स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।